हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको जो है कि न्यू भारती पब्लिकेशन में स्वागत है। मेरा नाम धनंजय कुमार तिवारी है और मैं जो हूँ कि साइंस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात जो है कि साइंस ये होता क्या है। तो साइंस के बारे में जो है कि हम लोग जनरल स्टडी करते हैं, जिसमें जो है कि लिविंग थिंग्स आ जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाता है, और इसके बाद जो है कि यूनिवर्स में जितने भी थिंग्स आते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट के बारे में जो है कि हम लोग स्टडी करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग टू है कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहते हैं। पूरे साइंस से जो है कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, उसके बारे में आज जो है कि हम लोग देखेंगे। तो जो है कि यहां जो है कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 पेपर आता है साइंस का, जिसमें जो है कि फिजिक्स से जो है कि लगभग जो है कि 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से जो है कि 7 से 10 क्वेश्चन होते हैं, और बायोलॉजी से जो है कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है कि लगभग प्रत्येक एग्जाम में जो है कि पूछे जाते हैं। और इस तरह से जो होता है कि टोटल जो क्वेश्चन आता है ये 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता ही है। तो जो है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि बायोलॉजी से पूछा जाता है, उसके बाद जो है कि केमिस्ट्री से पूछा जाता है, और उसके बाद जो है कि फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, और उससे जो कम क्वेश्चन पूछा जाता है केमिस्ट्री, उसके बारे में हम लोग सेकेंड फेज में देखेंगे, और लास्ट में जो है कि फिजिक्स हम लोग देखेंगे, क्योंकि फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 5 से 7 ही क्वेश्चन होते हैं ये। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग बायोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो बायोलॉजी जो है कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं, और आज जो है कि बायोलॉजी के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे जो है कि लगभग प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो है कि आज के क्लास से जो है कि पूछा जाएगा आपको। तो बायोलॉजी को जो है कि हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं ये। और जीव विज्ञान में क्या होता है कि जीव जंतु और पेड़ पौधा दोनों के बारे में जो है कि हम लोग अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान के बारे में जो है कि बतलाने वाले वैज्ञानिक, जिसको हम लोग कहते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक। तो जीव विज्ञान का जो जनक होता है, जीव विज्ञान का जनक जिसे अरस्तु वैज्ञानिक को कहा जाता है, और ये जो थे यूनान के दार्शनिक थे, और जो है कि ये प्लेटो का शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। इनका जन्म जो हुआ था 385 ईसा पूर्व। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जीव विज्ञान का जनक हु वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरिस्टोटल। तो ये क्वेश्चन जो है कि यहाँ से बहुत बार जो है कि पूछा गया है कि अरस्तु कौन थे, तो जीव विज्ञान के जनक थे ये। अब ये जो बायोलॉजी जो आता है, तो बायोलॉजी का जो है कि 2 भागों में जो है बांटा गया, जिसे जो है कि हम लोग जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और ये वनस्पति विज्ञान होता है। तो जंतु विज्ञान क्या होता है? बायोलॉजी का 2 पार्ट्स हो गया। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, और जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी में जो होता है कि हम लोग जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। पहला हो गया कि जीव विज्ञान क्या होता है, तो जीव विज्ञान में जो है कि जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान में क्या होता है कि हम लोग पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जब पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको बॉटनी, वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और जब जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे जो है कि हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक भी जो है कि अरस्तु को बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जंतु विज्ञान का जनक कौन होता है, तो अरस्तु ने ही जो है कि जंतु विज्ञान के बारे में बतलाए थे। और ये पौधा विज्ञान के बारे में जो बतलाने वाले वैज्ञानिक, जिनका नाम था थियोफ्रास्टस, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, थियोफ्रास्टस,
थियोफ्रास्टस। तो ये वैज्ञानिक का नाम था थियोफ्रास्टस। अब ये जो जंतु विज्ञान, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है यह। अब इसके बाद जो है कि जो जंतु विज्ञान, तो जंतु के बारे में बतलाया गया और इस चीज को सुनने वाले बहुत सारे व्यक्ति होंगे और सुन करके जो है कि शब्द को कॉपीराइट किए होंगे। तो जब कॉपीराइट किए तो इसका एक बुक बन गया होगा। तो उस बुक का नाम क्या है? तो हिस्टोरिया एनिमैलिया। तो ये बुक लिखा गया है हिस्टोरिया एनिमैलिया। और इस बुक में क्या है कि जीव जंतु के बारे में जो है कि वर्णन किया गया है। तो यहां जो है कि अब क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि जीव जंतु के बारे में वर्णन किया गया है वह प्रथम बुक कौन सा है, तो उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमैलिया। और इस बुक के राइटर कौन है? तो उस बुक का राइटर अरस्तु। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिस्टोरिया एनिमैलिया बुक का लेखक कौन है? तो ये अरस्तु। उसी तरह से जो है कि थियोफ्रास्टस ने भी जो है कि पेड़ पौधा के बारे में बतलाए थे और इन्होंने भी जो है कि एक बुक लिखे हैं। उस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक में जो है कि पेड़ पौधा के बारे में जो है कि वर्णन किया गया है। ये भी क्वेश्चन जो है कि यहां से पूछा गया है ये। और उस समय जो है कि इन्होंने सारा कुछ बतला दिए, लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिए थे। तो जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुआ सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में जो है कि लैमार्क और ट्रिविरैनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में जो है कि जीव विज्ञान शब्द का जो है कि वह प्रयोग किए थे। और ये लैमार्क जो थे फ्रांस के रहने वाले थे और जो ट्रिविरैनस जो वैज्ञानिक थे ये जो थे जर्मन का रहने वाले वैज्ञानिक थे। तो फ्रांस और जर्मन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक किए थे? तो लैमार्क और दूसरा जो वैज्ञानिक ट्रिविरैनस। लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस का। और ट्रिविरैनस कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मन के रहने वाले ये वैज्ञानिक थे ये। इसके बाद जो है कि जितने भी हम लोग जीव जंतु या पेड़ पौधा देखते हैं, सभी जीव जंतु या पेड़ पौधा का जो बॉडी होता है एक स्मॉलेस्ट यूनिट का बना होता है। और उस स्मॉलेस्ट यूनिट को जो है कि सेल कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। तो ये कोशिका होता क्या है? तो सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इट मीन्स कि कोशिका जो होता है किसी भी जीव जंतु का सबसे सरलतम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है। तो जीव जंतु के सबसे सरलतम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को जो है कि कोशिका कहा जाता है। और इस सिद्धांत को सेल थ्योरी कहा जाता है, सेल थ्योरी। अब यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत कौन सा वैज्ञानिक दिए थे? तो सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत जो देने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और ये स्वान दो वैज्ञानिक ने मिलकर जो है कि कोशिका सिद्धांत दिए थे। अभी पॉइंट जो है कि बहुत बार पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत जो है कि कौन सा वैज्ञानिक दिए हुए हैं? तो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने जो है कि सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत जो है कि दिए थे। अब इसके बाद जो है कि कोशिका के बारे में जीव विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उस शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या होता है? तो जीव विज्ञान के जिस शाखा में, जिस ब्रांच में जो है कि कोशिका के बारे में, सेल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उस शाखा को जो है कि साइटोलॉजी कहते हैं। और जो वैज्ञानिक, जो व्यक्ति इसके बारे में अध्ययन करते हैं उसे जो है कि साइटोलॉजिस्ट कहा जाता है। कोशिका के बारे में सर्वप्रथम जो बतलाने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो यहां क्या क्या पॉइंट आ गया कि कोशिका क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी किसी भी जीव जंतु का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को जो है कि हम लोग कोशिका कहते हैं। और ये इस सिद्धांत को जो है कि सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी किसने दिए थे? तो स्लाइडेन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान दिए थे। कोशिका के बारे में
अध्ययन साइंस के यानी जीव विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी। और जो व्यक्ति इसके बारे में अध्ययन करता है उसे साइटोलॉजिस्ट। जैसे हम लोग नाम सुने होंगे कि मान लिया जाए कि हम लोग कि जो है कि दांत में प्रॉब्लम होता है, टीथ में प्रॉब्लम होता है, तो इजीली हम लोग कहते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाना है। तो डेंटिस्ट मतलब क्या हुआ कि जो दांत के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे डेंटिस्ट कहते हैं। तो उसी तरह से जो सेल के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें जो है कि साइटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और साइटोलॉजिस्ट कौन थे, तो साइटोलॉजिस्ट जिन्हें जो है कि रॉबर्ट हुक कहा जाता है, रॉबर्ट हुक का नाम आता है कि साइटोलॉजिस्ट कौन थे, तो रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने जो ही कि सर्वप्रथम कोशिका के बारे में, सेल के बारे में बतलाए थे। और कब बतलाए थे, तो ये 1665 ईस्वी में कोशिका के बारे में कौन बताए थे, तो ये रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में बतलाए थे। ये इन्होंने जो कोशिका को प्राप्त किए तो किससे प्राप्त किए थे, तो उसका नाम है क्वार्कस सुबर, जिसको जो है कि ओक प्लांट भी कहा जाता है। ओक प्लांट, ओक प्लांट भी इसको कहा जाता है, ओक प्लांट। तो क्वार्कस सुबर पौधा का दूसरा नाम जो होता है ओक प्लांट। तो ये ओक प्लांट से जो है कि कोशिका को प्राप्त किए थे। अब ये हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी प्लांट का पार्ट्स होता है तो जब प्लांट से लगा हुआ है तो वो लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन जैसे उसको जो है कि हम लोग प्लांट से रिमूव करते हैं तो ये क्या होता है, डेड हो जाता है। तो इन्होंने जो सेल्स के बारे में स्टडी किए तो प्लांट से अलग किए, तो प्लांट से अलग करने के बाद क्या हो जाता है, यह डेड हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जो सेल के बारे में बतलाए थे वह लिविंग सेल्स के बारे में नहीं बतलाए। तो कौन सा सेल्स के बारे में बतलाए, तो डेड सेल यानी निर्जीव सेल के बारे में बतलाए। तो सजीव सेल के बारे में कौन बतलाए थे, तो सजीव सेल के बारे में जो बतलाने वाले वैज्ञानिक है जिनका नाम है एंटोन वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक, जो 1674 ईस्वी में लिविंग सेल्स के बारे में बतलाए थे। और इन्होंने जो है कि सेल्स को ऑब्टेन किए, वो कहां से ऑब्टेन किए थे, कहां से प्राप्त किए थे, तो बैक्टीरिया से प्राप्त किए थे। और इन्होंने जो है कि बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे स्टडी किए। और स्टडी करने के कारण जो है कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है। अब ये हम लोग जानते हैं कि जीवाणु विज्ञान जो होता है जिसमें जो है कि हम लोग जीवाणु के बारे में अध्ययन करते हैं, और ये सब जो है कि सेल्स कोशिका के अंतर्गत आ जाता है। कोशिका जिस जीव विज्ञान के जिस ब्रांच में हम लोग जो है कि स्टडी करते हैं उस ब्रांच को माइक्रोग्राफिया कहा जाता है। माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। तो ये माइक्रोग्राफिया जो बुक है उस बुक में जो है कि सेल्स के बारे में जो है कि वर्णन किया गया है। तो ये पॉइंट जो है कि बहुत कम पूछता है। हम लोग जो है कि यूपीएससी या बीपीएससी का एग्जाम देंगे तो उस एग्जाम में जो है कि माइक्रोग्राफिया के बारे में जो है कि पूछा जाता है। और इस बुक का जो राइटर थे वो राइटर कौन है, तो ये राइटर जो है कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है कि माइक्रोग्राफिया बुक जो है कि लिखे थे। और इस बुक में जो है कि हम लोग जो है कि सेल्स के बारे में जो है कि स्टडी करते हैं। तो लिविंग सेल्स कौन दिए, डेड सेल कौन दिए, तो लिविंग सेल कौन देने वाले साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। डेड सेल कौन दिए थे, तो रॉबर्ट हुक दिए थे। माइक्रोग्राफिया बुक किसने लिखे, तो रॉबर्ट हुक ने लिखे। माइक्रोग्राफिया बुक में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो सेल्स के बारे में वर्णन किया गया है। अब इसके बाद जो है
कि हम लोग जानते हैं कि लिविंग थिंग्स जो होता है अलग अलग लिविंग थिंग्स होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो जब लिविंग थिंग्स छोटा और बड़ा होता है तो सेल भी जो है कि बड़ा हो सकता है, सेल भी छोटा हो सकता है। तो सबसे छोटा सेल भी होता है, सबसे बड़ा सेल भी होता है। तो सबसे छोटा सेल जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटा सेल क्या होता है, तो सबसे छोटा सेल जो होता है PPLO, PPLO यही पूछा जाएगा PPLO, क्योंकि ये इसका नाम जो फुल फॉर्म जो होता है थोड़ा सा लंबा होता है। तो ये जो है कि इसका फुल नेम नहीं पूछता है, पूरा नाम होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। या इसका दूसरा नाम जो होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होता है ये। तो ये दूसरा नाम, लेकिन इसमें पूछा जाएगा PPLO या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, ये दो में से जो है कि कोई एक पूछा जाता है। और इसका आकार जो होता है ये 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये जो पॉइंट है ये नहीं पूछा जाता है। और हम लोग जो है कि फिजिक्स में या मैथ में पढ़े होंगे कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर जो होता है। तो इसको जो है कि मीटर के फॉर्म में भी जो है कि हम लोग चेंज कर सकते हैं। और जनरली जो है कि ये माइक्रोमीटर में, जिसको जो है कि स्मॉलेस्ट यूनिट भी कहा जाता है ये। तो ये सबसे छोटी कोशिका। इसके बाद जो होता है कि सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी में होता है ऑस्ट्रिच का एग होता है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और इसका जो आकार होता है, तो ये लंबाई जो होता है 170 मिमी, 170 मिमी यानी मिलीमीटर होता है। और हम लोग जानते हैं कि 1 मिमी बराबर 10⁻³ मीटर होता है। तो लेंथ जो होता है 170 मिमी होता है और इसका डायमीटर जो होता है 135 मिमी होता है। तो इस तरह से जो है कि इसको हम लोग मीटर में भी चेंज करके जो है कि निकाल सकते हैं कि क्या होता है यह। सबसे लंबी कोशिका जो होता है, जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका, बहुत बार पूछा हुआ है ये कि सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, तो इसको तंत्रिका कोशिका नर्व सेल कहते हैं। और इसकी लंबाई जो होता है लगभग 1 मीटर और ये जो डायमीटर होता है ये 100 माइक्रोन। तो 100 माइक्रोन या जो है कि इसको माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर भी इसको माइक्रोन या माइक्रोमीटर भी जो है कि इसको बोल सकते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका, ये जो है कि अधिकतर एग्जाम में जो है कि पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रिच के एक का जो भार होता है, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, इसका भार लगभग 1.5 किलो होता है, जो अभी तक जो है कि ये पूछा नहीं गया है। फिर भी जो है कि हम लोग जानकारी में रखेंगे कि शुतुरमुर्ग के अंडे का भार जो होता है लगभग 1.5 kg होता है। तो यहाँ जो है कि हम लोग सेल के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में देखें। और ये सेल्स जो किस पर डिपेंड करता है, तो लिविंग थिंग्स के ऊपर, यानी जीव जंतु बड़ा है या जीव जंतु छोटा है। बड़ा होगा तो बड़ा सेल, छोटा होगा तो छोटा सेल। सबसे छोटा सेल जो आता है PPLO होता है या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। सबसे बड़ा जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबा जो होता है तंत्रिका कोशिका। अब इसके बाद जो होता है कि ये सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इससे तो एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में लगभग आता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक, इसको हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक कहते हैं और इंग्लिश में भी जो है कि प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी यूकैरियोटिक और हिंदी में भी यूकैरियोटिक कहते हैं। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, सिंपली डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इट मीन्स कि यह जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, ब्लू ग्रीन alga जिसको नील हरित शैवाल कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया,
आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज इसमें जो है कि पाया जाता है। तो ये जो है कि इतने चीज को अगर सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और इसके बाद जो भी लिविंग थिंग्स होगा वो लिविंग थिंग्स में जो होगा कि यूकैरियोटिक कोशिका होगा। तो हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे? तो प्रोकैरियोटिक जीवाणु, विषाणु, नीलहरित शैवाल जिसमें साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज, और इनको अगर सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और इसके बाद जो भी लिविंग थिंग्स आता है जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधा, सांप, छुछुंदर, जितना आएगा ये सारा यूकैरियोटिक में आएगा। यह तो सिंपली जो है कि हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें जो है कि प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो ये राइबोसोम ये होता है 2 प्रकार का, जिसको कहते हैं 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। ये 2 तरह का आ गया। तो 70S राइबोसोम जो होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और ये 80S जो होता है यूकैरियोटिक में ये पाया जाता है। दोनों का काम क्या होता है? तो जब हम लोग सेल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो वहाँ जो है कि इसका फंक्शन के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। ये एस क्या है? ये एस क्या होता है? तो एस जो होता है इकाई होता है, जिसको हम लोग फिजिक्स के भाषा में मात्रक कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग किसी सामान को खरीदने के लिए जो है कि किसी स्टॉल पे जाते हैं, जैसे सब्जी खरीदने के लिए गए तो सब्जी कहते हैं कि हमें 2 किलो दीजिए, या जो है कि 4 केजी दीजिए। तो दुकानदार क्या करता है? 2 केजी, 4 केजी ये तौल कर देता है। तो ये केजी जो आता है, ये केजी जो आ गया इसका यूनिट हो गया। तो उसी तरह से ये एस क्या होता है? तो राइबोसोम का यूनिट होता है, इसमें भी और इसमें भी। तो प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक में जो है कि 80S राइबोसोम पाया जाता है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि डीएनए नहीं होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि डीएनए जो है कि ये प्रोटीन के साथ होता है, और उस प्रोटीन को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो कौन सा प्रोटीन को हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है कि डीएनए होता है। और इसमें यदि डीएनए किसी की, जैसे वायरस, हम लोग अभी वायरस का नाम सुने हैं, कोरोना वायरस अभी हाल ही में आया है, तो ये वायरस का जांच किया गया जिसमें डीएनए का जांच किया गया कि इसमें किस तरह का जो है कि डीएनए पाया जाता है। तो किसी प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होता है उस सेल्स में जो है कि डीएनए पाया जाता है, लेकिन जब भी ये डीएनए होता है तो वह हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं होता है। तो यदि ऑप्शन में डीएनए देता भी है तो वह हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं होगा। यदि हिस्टोन प्रोटीन के साथ होगा तो यह हमेशा जो है कि यूकैरियोटिक सेल होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। डीएनए यदि हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं है तो प्रोकैरियोटिक, यदि हिस्टोन प्रोटीन के साथ है तो ये जो होता है कि यूकैरियोटिक में आता है। ये डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक
एसिड। और ये जो पार्ट्स होता है न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट्स होता है। और इसके बारे में जो बतलाने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रीडरिक और मिचर। तो दो वैज्ञानिक जिनका नाम है फ्रीडरिक और मिचर नामक वैज्ञानिक ने बतलाए थे। और डीएनए का दो भाग होता है जिसको कहते हैं आरएनए और दूसरा जो होता है डीएनए। यानी न्यूक्लिक एसिड का दो पार्ट्स, मान लिया जाए कि ये फादर हो गए तो फादर का दो संतान आरएनए और डीएनए। तो आरएनए और डीएनए को सेपरेट क्यों किया जाता है? तो हम लोग देखे होंगे कि हमारे घर में जो है कि 4-5 सदस्य होते हैं तो सभी का फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे डॉक्टर बन गए तो उनको डॉक्टर साहब कहते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं तो उनके अलग नाम से जाना जाता है। तो उसी तरह से ये दोनों का फादर एक है, न्यूक्लिक एसिड, और इसके बारे में फ्रीडरिक और मिचर बताए थे। और इनका दो संतान आरएनए और डीएनए। अब ये दोनों का फंक्शन जो होता है अलग हो जाता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये जो होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। आरएनए का फंक्शन क्या हो गया, तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। और डीएनए का फंक्शन क्या होता है, तो ये जो है कि जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर को एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रांसमिट करने में जो है कि यह सहयोग करता है। तो ये डीएनए दोनों का फंक्शन अलग हो गया। और दोनों का फंक्शन अलग होने के कारण जो है कि दोनों को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन दोनों की उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो न्यूक्लिक एसिड से होता है। अब इसके बाद जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक में जो है कि सिंपली हम लोग एक लाइन में याद रखेंगे कि इसमें जो है कि राइबोसोम को छोड़कर किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। सिर्फ जो है कि राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम में कौन सा राइबोसोम, तो 70S राइबोसोम। इसलिए यहाँ क्लियर लिख भी दिए हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईपीआर का पूरा नाम जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदर्भी द्रव, ये जालिका कहते हैं। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका नहीं पाया जाता है। तो इसको हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोशिकांग नहीं पाया जाता है। सिर्फ क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम में कौन सा राइबोसोम, तो 70S राइबोसोम। और इसमें जो है कि सभी तरह का सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग पाया जाता है। तो जब सभी तरह का कोशिकांग पाया जाता है तो जो है कि इसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जब सिर्फ 70S पाया जाता है तो उसे जो है कि हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अगला जो आता है लिंग प्रजनन। तो हम लोग जानते हैं कि अगर वायरस का एग्जांपल लेते हैं तो वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है। यानी जंतु, सजीव और निर्जीव के बीच की जोड़ने वाला कड़ी। तो जब यह जंतु के शरीर से बाहर होता है तो यह निर्जीव होता है, लेकिन जैसे ही यह जंतु के शरीर में प्रवेश करता है तो यह क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है। इसलिए जो है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होगा, कोशिका होगा, उसमें लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल्स होगा इसमें जो है कि लिंग प्रजनन पाया जाता है। अब ये हम उम्मीद करते हैं कि ये चैनल जो है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये चैनल आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। ओके।